Sachin, Rahul, Lakshman were three partners in a firm. They share profit and loss equally. Their balance sheet as on 31st March 2012 was as follows. कैपिटल गिवन है सचिन एंड लक्ष्मण का, सचिन का लोन गिवन है, क्रेडिटर्स गिवन है, लैंड एंड बिल्डिंग और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है। तो फर्स्ट जो कैपिटल दिया हुआ है वो कैपिटल क्या हो जाएगा, सचिन एंड लक्ष्मण का कैपिटल हो जाएगा बाई बैलेंस बीडी, सचिन एंड लक्ष्मण के घर में बैठ जाएगा। क्लियर। फिर क्या दिया हुआ है, फिर तुम्हारा दिया हुआ है यहाँ पे सचिन लोन अकाउंट में चला जाएगा जो कि है 20,000। तो सचिन के लोन अकाउंट बना हुआ है उसमें सचिन लोन का चला जाएगा बाई बैलेंस बीडी, सचिन के लोन में 20,000। क्लियर। बाई बैलेंस बीडी सचिन के लोन में क्या हो जाएगा, 20,000 चला जाएगा। उसके बाद क्या दिया हुआ है, यहाँ पे कैपिटल दिया हुआ है राहुल का डेबिट बैलेंस। तो कैपिटल कोথায় যাবে, ये कैपिटल एसेट साइड में है, दैट मीन्स ये कैपिटल हो जाएगा डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। टू बैलेंस बी डी 50,000। तो जब क्रेडिट बैलेंस रहेगा यहाँ पे, जैसे सचिन का कैपिटल दिया हुआ है क्रेडिट साइड में, सचिन का जब कैपिटल क्रेडिट साइड में दिया हुआ है दैट मीन्स तुमको क्या करना होगा, ये वाला कैपिटल जो है वो क्रेडिट साइड में बैठाना होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के। और अगर डेबिट बैलेंस है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में बैठाना होगा। क्लियर, डन। नेक्स्ट वन कैपिटल हो गया। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 37,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 37,000 क्या करना होगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देना होगा बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स। यहाँ पे कौन कौन है, सचिन है, लक्ष्मण है एंड राहुल है। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है ये एसेट साइड में दिया हुआ है। ये कौन सा साइड में दिया हुआ है जल्दी से बताओ, ये एसेट साइड में दिया हुआ है 37,000। तो इसको हम लोग को कौन सा रेशियो में डिवाइड करना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करना है जो कि है इक्वली। तो जैसे कैपिटल हुआ था राहुल का 2 बैलेंस बीडी, वैसे ही 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा, जस्ट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना होगा। तो फर्स्ट हम लोग क्या किए, जो बैलेंस है उस बैलेंस को पोस्ट किए, उसके बाद जो बैलेंस डेबिट साइड में है उसका बैलेंस पोस्ट किए, एंड फिर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस जो हुआ था वो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए बिटवीन 3 पार्टनर्स। क्लियर। तो फर्स्ट ये चीज़ कर लो एक बार, डन। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले, यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत सारा एसेट्स है। कौन सा एसेट्स है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक एंड डेटर्स। ये सारा का सारा एसेट, ये सारा का सारा एसेट कहाँ पे चला जाएगा, ये सारा का सारा एसेट तुम्हारा चला जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है, ये सारा एसेट कहाँ पे चला जाएगा, ये सारा एसेट चला जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग पुट कर देंगे। तो क्या लिख देंगे, 2 डेटर्स, 2 लैंड, 2 प्लांट, 2 फर्नीचर, 2 स्टॉक। क्लियर। सारा एसेट कहाँ पे आ जाएगा, तुम्हारा रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड में आ जाएगा। जब एसेट हम लोग पुट कर दिए उसके बाद जो भी लाइबिलिटीज़ है, क्या क्या लाइबिलिटीज़ है यहाँ पे देखो, जस्ट एक ही लाइबिलिटी है क्रेडिटर्स। ठीक है, अगर सारा का सारा एसेट तुम्हारा डेबिट साइड में पोस्ट हो रहा है तो लाइबिलिटीज़ कौन से साइड में पोस्ट होने वाला है, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग पोस्ट करने वाले हैं। तो बाई क्रेडिटर्स अकाउंट यहाँ पे लिखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, कहाँ पे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे बाई रियलाइजेशन अकाउंट लिखते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोग बाई क्रेडिटर्स लिखते हैं, बट यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, इसके पीछे कारण है। तो पहले क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ते क्या बोल रहे हैं। क्रेडिटर्स के लिए अलग क्रेडिटर्स अकाउंट क्यों बना हुआ है, ड्यू टू वीक फाइनेंशियल कंडीशन the partners decided to dissolve the firm. The assets realized as follows. क्या क्या एसेट रियलाइज हुआ है एक बार अच्छे से देखो, लैंड एंड बिल्डिंग 26,000 में, प्लांट 30,000 में, फर्नीचर 3,000 में, उसके बाद स्टॉक 3,000 में, डेटर्स 2,000 में, एंड एक्सपेंस दिया हुआ है 3,500। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है प्राइवेट एस्टेट्स एंड प्राइवेट लाइबिलिटीज, प्राइवेट एस्टेट एंड प्राइवेट लाइबिलिटीज। जब ऐसा इंफॉर्मेशन रहता है, जब ऐसा इंफॉर्मेशन रहता है, ठीक है, तब हम लोग को देखना होगा, टेस्ट करना होगा फार्म का इंसॉल्वेंट, कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ या पूरा फार्म ही इंसॉल्वेंट हुआ। तो एक बार यहाँ पे जो नोट लिखा हुआ है एक बार देखोगे, नोट नंबर 1 अच्छे से सुनना, नोट नंबर 1, उसके बाद हम लोग ये सम सॉल्व करने वाले। नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 में क्या बोल रहे हैं,
टेस्टिंग ऑफ नेचर ऑफ इंसॉल्वेंसी, डिसोल्यूशन, टेस्टिंग ऑफ नेचर ऑफ इंसॉल्वेंसी. इन दिस प्रॉब्लम, ठीक है, साइलेंट क्या है, रिगार्डिंग द नेचर ऑफ इंसॉल्वेंसी, whether it is in case of insolvency of a partners or in case of insolvency of firm. ठीक है, यहाँ पे नहीं बोला है कि इंसॉल्वेंसी जो है वो पार्टनर इंसॉल्वेंट है या पार्टनरशिप फर्म पूरा इंसॉल्वेंट है. ठीक है, नॉर्मली क्वेश्चन में बोला जाता है कि पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हुआ है, पार्टनरशिप फर्म इंसॉल्वेंट हुआ है, ऐसा बोला जाता है. बट यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ है. द इंसॉल्वेंसी स्टेटस हैज टू बी ascertained by checking whether the amount of available cash is sufficient to discharge all external liabilities or not. मेरे को क्या देखना होगा, इंसॉल्वेंसी स्टेटस चेक करना होगा. इंसॉल्वेंसी स्टेटस कैसे चेक करेंगे, बाय एसर्टिंग कितना मेरा अवेलेबल कैश है, एंड उस अवेलेबल कैश से मैं एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को डिस्चार्ज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, वो चेक करना होगा. तो इसके लिए हम लोग क्या किए, स्टेप 1 में अमाउंट हम लोग के पास कितना है वो देखिए. अमाउंट हम लोग के पास कितना है वो देखिए. फर्स्ट रियलाइजेशन कितना हुआ, रियलाइजेशन हुआ 26,000, 30,000, 3,000 एंड 3,500. टोटल रियलाइजेशन कितना हुआ एक बार चेक करो, प्लस करो एक बार फटाफट. 26,000 प्लस 30,000 प्लस 3,000 प्लस 3,500, टोटल हो रहा है तुम्हारा 62,500. ठीक है, उसके बाद स्टॉक कितना हुआ 3,000, एंड यहाँ पे डेटर्स कितना रियलाइज हुआ 2,000. ठीक है, तो रियलाइजेशन कितना हुआ तुम्हारा 67,500. अच्छा 67,500 नहीं होने वाले, हम एक्सपेंस को प्लस कर देते हैं. तो क्या क्या रियलाइज हुआ, लैंड, प्लैंड, फर्नीचर, स्टॉक एंड डेटर्स, इतना सारा चीज़ रियलाइज हुआ. कितना रियलाइज हुआ, 26,000 प्लस 30,000 प्लस 3,000 प्लस 3,000 प्लस 2,000. तो टोटल एसेट रियलाइज कितना हुआ 64,000. ठीक है, टोटल एसेट रियलाइज कितना हुआ 64,000. हम लोग 64,000 रियलाइज किए, तो रियलाइजेशन फ्रॉम एसेट कितना हुआ 64,000. क्लियर. उसके बाद मैक्सिमम पॉसिबल कंट्रीब्यूशन बाय पार्टनर, मैक्सिमम पॉसिबल कंट्रीब्यूशन बाय पार्टनर. ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पार्टनर, वो देखना होगा. ठीक है, वो कहाँ से देखना होगा, यहाँ पे क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है फर्दर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पार्टनर्स. पार्टनर्स के रिगार्डिंग दिया हुआ है कि सचिन का प्राइवेट तुम्हारा एसेट है 33,000, बट उसको पेमेंट करना है 35,000, तो उससे तो कुछ नहीं रियलाइज होने वाला है. राहुल में 27,000 दिया हुआ है प्राइवेट एसेट, और 36,000 लाइबिलिटीज पे को पेमेंट करना होगा, उसको प्राइवेट लाइबिलिटीज पेमेंट करना होगा. उसके बाद भी कोई पेमेंट पैसा नहीं है. लक्ष्मण के पास 27,000 है, बट उसको लाइबिलिटी कितना पेमेंट करना होगा 25,000, मतलब उससे मेरे को 2,000 रुपये रियलाइज हो सकता है. तो कितना रियलाइज हो जाएगा मेरे को, लक्ष्मण से मेरे को मिलेगा 2,000 रुपये. क्लियर. तो कैसे किए हम लोग, नोट नंबर 2, प्राइवेट एसेट एंड प्राइवेट लाइबिलिटीज. व्हेन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग private assets and private liabilities are provided, it has to be utilized to arrive at the maximum amount of cash that can be introduced by a partner in case such partner's capital account reflects debit balance. Maximum possible contribution by the partners, कितना मैक्सिमम पॉसिबल होगा. जस्ट लक्ष्मण के केस में देख रहे थे, मेरे पास लक्ष्मण का एसेट कितना है 27,000, एंड लक्ष्मण को कितना पेमेंट करना है, जस्ट 25,000 पेमेंट करना है. दैट मीन्स लक्ष्मण कितना रुपए लेके आ सकते हैं, जस्ट 2,000 रुपीज लेके आ सकते हैं. तो हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे, मैक्सिमम पॉसिबल कंट्रीब्यूशन बाय पार्टनर कितना हो जाएगा 2,000. क्लियर एवरीवन. ठीक है, उसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना है, एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 3,500. कितना एक्सपेंस है 3,500 हमको पेमेंट करना होगा. तो रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना है 3,500. तो अमाउंट जो अवेलेबल कैश है कितना है, मेरे अवेलेबल कैश है 62,500. ठीक है, सब कुछ मिला के मेरे पास कितना कैश है 62,500 जस्ट कैश है. ओके, कितना कैश है 62,500 कैश है. और अमाउंट रिक्वायर्ड टू डिस्चार्ज एक्सटर्नल लाइबिलिटीज. एक्सटर्नल लाइबिलिटीज यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे एक्सटर्नल लाइबिलिटीज कौन सा है,
यहाँ पे एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है खाली क्रेडिटर्स। कितना क्रेडिटर्स है? 65,000 है। अब अच्छे से एक बार देखना, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को पेमेंट करना है। कितना एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को पेमेंट करना है? 65,000। बट मेरे पास है कितना कैश? 62,500। मेरे पास पैसा है कि नहीं है? एकदम भी नहीं है। तो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज ज़्यादा है अमाउंट अवेलेबल से। एज दिस अमाउंट इज नॉट सफिशियंट टू मीट एक्सटर्नल लाइबिलिटीज दैट इज क्रेडिटर्स, इट हैपेंस टू बी इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ फार्म। मतलब यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे हो गया कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट नहीं हुआ, पूरा फार्म इंसॉल्वेंट हो गया। ये क्या हो गया? इंसॉल्वेंसी ऑफ फार्म। क्लियर? तो इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ फार्म मेरे को क्या करना होगा? रियलाइजेशन अकाउंट का सॉरी क्रेडिटर्स अकाउंट का अलग से अकाउंट बनाना होगा। एज सच in this case the external liability account that is creditors has to be drafted separately. Moreover, Sachin's loan account has to be drafted separately. It should not be transferred to realization account. ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया? फार्म इंसॉल्वेंट हो गया, दैट मीन्स ऑल पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट। तो पहले जो भी हम लोग किए थे वहां पे क्या था? एक पार्टनर, कोई एक सिंगल पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा था। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? सारा का सारा फर्म एंड सारा का सारा पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में तो 2013 वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या हुआ था? फर्म इंसॉल्वेंट हो गया। ठीक है, पिछले जो भी क्वेश्चन किए थे कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ था और पार्टनर का जो पैसा है वो लेके आ रहा था, पार्टनर जितना एसेट से रियलाइज हो रहा था वो लिख दे रहे थे, उसके बाद बाकी जो भी चीज़ है वो सॉल्वेंट पार्टनर बियर कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे कोई सॉल्वेंट पार्टनर का कोई सीन ही नहीं है। यहाँ पे क्या हो गया? पूरा फार्म इंसॉल्वेंट हो गया, पूरा का पूरा फार्म इंसॉल्वेंट हो गया। तो इसीलिए हम लोग को क्या करना होगा? चेक करना होगा। जब कब चेक करना होगा? जब ऐसा इंफॉर्मेशन गिवन रहेगा, प्राइवेट एसेट गिवन रहेगा। ठीक है, उस टाइम में हमको चेक करना होगा कि फार्म इंसॉल्वेंट नहीं हुआ ना। अगर फार्म इंसॉल्वेंट हो जाता है तब क्या होगा? जो भी क्रेडिटर्स अकाउंट मतलब एक्सटर्नल लायबिलिटीज अकाउंट होगा वो अलग से बनना होगा। ठीक है, क्रेडिटर्स अकाउंट अलग से बनाना होगा। क्लियर हुआ? एंड उसके साथ साथ डेफिशिएंसी अकाउंट भी हम लोग को बनाना होगा। क्लियर हुआ इतना तक? यस और नो एक बार बताओ जल्दी से। तो इसी के कारण हम लोग क्रेडिटर्स को यहाँ पे नहीं पोस्ट किए। क्लियर? क्रेडिटर्स अकाउंट क्यों यहाँ पे पोस्ट नहीं हुआ? बिकॉज ये इंसॉल्वेंसी ऑफ फार्म है। क्लियर? ये इंसॉल्वेंसी ऑफ फार्म हो गया, इसके कारण क्रेडिटर्स यहाँ पे पोस्ट नहीं होगी। कहाँ पे पोस्ट हुआ? क्रेडिटर्स के लिए अलग अकाउंट बना के हम लोग पोस्ट किए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो वहां पे जाके क्या हो जाएगा? बाई बैलेंस बीडी हो जाएगा, जो क्रेडिटर्स का अमाउंट है 65,000 वो लिखना होगा। ठीक है, बाई बैलेंस बीडी 65,000 लिखना होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है। ठीक है, बाई बैलेंस बीडी 65,000 फटाफट लिख लो एक बार। ये होने के बाद क्यों वहां पे क्रेडिटर्स अकाउंट आया, ये जो लॉजिक है, ठीक है, ये यहाँ पे एक बार पुट कर दो जल्दी से। कि लिख लो एक बार टेस्टिंग ऑफ ये वाला चीज़। ये एकदम ये नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार पूरा लिखो। ठीक है, पहले स्टेप 1 लिखो, वेदर इट इज इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, पूरा जो लिखा हुआ है स्टार लगा के वो पूरा एकदम चीज़ लिखोगे। ठीक है, टेस्टिंग ऑफ नेचर ऑफ इंसॉल्वेंसी। टेस्टिंग ऑफ नेचर ऑफ इंसॉल्वेंसी कब होगा? जब ऐसे इंफॉर्मेशन गिवन रहेगा, प्राइवेट एस्टेट एंड प्राइवेट लायबिलिटीज। क्लियर? जल्दी से लिखोगे। अच्छा, इसके बाद क्या करना? ये वाला पोर्शन लिखना, स्टेप 2। ठीक है, स्टेप 2 में अमाउंट required to discharge external liabilities, amount required to discharge external liabilities, ये वाला पार्ट लिखना एक बार। डन ये वाला पोर्शन। इसके बाद ये वाला पोर्शन लिख लेना स्टेप 4 में। एज सच इन दिस केस एक्सटर्नल लायबिलिटीज अकाउंट क्रेडिटर्स हैज टू बी ड्राफ्टेड सेपरेटली। क्यों ड्राफ्टेड सेपरेटली होगा? बिकॉज यहाँ पे इंसॉल्वेंसी ऑफ अ फार्म हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? इंसॉल्वेंसी ऑफ अ फार्म हो रहा है, इसके कारण क्या करना होगा? मेरे को सेपरेटली मेरे को ये बनाना होगा, क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना होगा। मतलब एक्सटर्नल लायबिलिटीज जो भी होगा उसका सेपरेट अकाउंट इसीलिए बनाना हो रहा है बिकॉज तुम्हारा क्या हुआ? यहाँ पे इंसॉल्वेंसी ऑफ अ फार्म हुआ। फिर ये वाला चीज लिख लेना, प्राइवेट एसेट एंड प्राइवेट लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, कि पार्टनर्स कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। यहाँ पे 27,000 में से 25,000 लायबिलिटी है, इसलिए 2,000 वो क्या बोल रहे हैं? कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो स्टेप्स हम लोग लिखवाए ना, ये सारा स्टेप्स तुमको एग्जाम में नहीं लिखना होगा, ये तुम्हारे समझने के लिए है। ठीक है, एग्जाम में सारा स्टेप नहीं दिखाना होगा, बस कितना कंट्रीब्यूट कर पा रहा है वो दिखाना होगा, बस और कुछ नहीं।
अच्छा, तो एसेट कितना रियलाइज हुआ था फिर हम लोग अभी देखे थे, बाई बैंक करके एसेट रियलाइज हो जाएगा, जो भी डेटर्स लैंड प्लैंड ये सारा चीज है वो सारा चीज यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये रियलाइज हुआ 64,000 में। यहाँ पे हम लोग बाई बैंक लिखे, तो बैंक अकाउंट में फिर क्या हो जाएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा 64,000। क्लियर। नेक्स्ट, रियलाइजेशन एक्सपेंस क्वेश्चन में कितना बोला था, रियलाइजेशन एक्सपेंस क्वेश्चन में कितना बोला था, 3,500। कुछ नहीं बोलेगा रियलाइजेशन एक्सपेंस, तो कौन पेमेंट करने वाला है, जो फार्म है वो पेमेंट करने वाले, तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड 3,500। क्लियर। तो अल्टीमेटली, अच्छा 3,500 यहाँ पे जब लिख लिए टू बैंक, तो जब यहाँ पे टू बैंक लिखे तो बैंक अकाउंट में क्या हो जाएगा, बाय रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा, बैंक अकाउंट में फिर क्या हो जाएगा, बाय रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा 3,500। तो रियलाइजेशन लॉस कितना हुआ अल्टीमेटली, ये प्लस किए ये माइनस किए, तो 19,500 मेरा रियलाइजेशन लॉस हुआ, जिसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वली पार्टनर है तो हम लोग इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देंगे, इक्वल पार्टनर्स है हम लोग क्या कर देंगे, इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देंगे। डन, इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देंगे। डन। तो यहाँ पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, बाय रियलाइजेशन में सारा चीज डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए, तो यहाँ पे वो रियलाइजेशन आ गया। डन। फिर हम लोग डेफिशिएंसी कैलकुलेट किए, उसके पहले एक पार्टनर पैसे लेके लाया था, कौन, बाई बैंक अकाउंट 2000 एल लाया था, ठीक है, बाई बैंक अकाउंट 2000 एल लाया था। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट जगह है ये वाला पोर्शन, बाई डेफिशिएंसी एंड टू डेफिशिएंसी। बाई डेफिशिएंसी एंड टू डेफिशिएंसी क्यों लिख रहे, नॉर्मली हम लोग यहाँ पे लिखते थे बाई बैंक अकाउंट या फिर टू बैंक अकाउंट, बट यहाँ पे फार्म ही इंसॉल्वेंट हो जा रहा है, पूरा का पूरा फार्म इंसॉल्वेंट हो गया, इसके कारण जो भी पैसा बचा हुआ है वो डेफिशिएंसी अकाउंट में चला जाएगा, नहीं कहाँ पे नहीं जाएगा, बैंक अकाउंट में नहीं जाने वाला है, कहाँ पे जाने वाला है, डेफिशिएंसी अकाउंट में जाने वाला है। क्यों डेफिशिएंसी अकाउंट में जाने वाला है, बिकॉज पूरा पूरा फॉर्म डिसॉल्व हो गया। क्लियर विदिशा, क्लियर, पूरा फॉर्म डिसॉल्व हो गया, दैट्स व्हाई बाय डेफिशिएंसी एंड टू डेफिशिएंसी आ गया, तो ये सारा चीज डेफिशिएंसी अकाउंट में चला जाएगा। बाई एस कैपिटल, बाई एल्स कैपिटल एंड टू आर्ट्स कैपिटल, जो भी डेफिशिएंसी हुआ था। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, क्रेडिटर्स। अच्छा, क्रेडिटर्स को हम लोग कितना पेमेंट कर सकते हैं, मैक्स टू मैक्स 62,500, बिकॉज मेरे पास अल्टीमेटली मेरे पास पैसा कितना है, 62,500 मेरे पास पैसा है, मेरे पास पैसा कितना है 62,500 मेरे पास पैसा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना पेमेंट कर सकते हैं, 62,500 पेमेंट कर सकते हैं। तो मेरा क्रेडिटर्स कितना है, 65,000 क्रेडिटर्स हैं, जिसमें से मैं कितना पेमेंट कर सकता हूँ, 62,500 मैं मैक्सिमम पेमेंट कर सकता हूँ, 62,500 मैं मैक्सिमम पेमेंट कर सकता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, जो डेफिशिएंसी हो जाएगा वो अमाउंट कितना हो जाएगा, 2,500, तो वो डेफिशिएंसी अकाउंट में चला जाएगा, बाई क्रेडिटर्स अकाउंट डेफिशिएंसी अकाउंट में चला गया। और यहाँ पे पेमेंट किए थे, कितना पेमेंट किए थे, 62,500 टू बैंक अकाउंट से, वो बैंक अकाउंट में क्या हो जाएगा, बाई क्रेडिटर्स हो जाएगा 62,500। क्लियर। और यहाँ पे एल पैसा लाया था, तो एल का पैसा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, एल का पैसा यहाँ पे आ जाएगा, टू एल्स कैपिटल बोल के, तो यहाँ पे दोनों बैंक अकाउंट इक्वल हो गया। फिर यहाँ पे ये वाला चीज हो गया, एंड सचिन का लोन भी कहाँ पे चला जाएगा, सारा डेफिशिएंसी अकाउंट में चला जाएगा, सचिन लोन अकाउंट डेफिशिएंसी अकाउंट में चला जाएगा। नहीं तो क्या करते थे हम लोग, इसको भी पेमेंट करते थे, इसको भी हम लोग पेमेंट करते थे, कैसे, टू बैंक अकाउंट से। पिछले क्लास में जो भी सम्स किए हो उससे उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सचिन लोन अकाउंट को हम लोग को पेमेंट कर देना होता था टू बैंक अकाउंट से, बट यहाँ पे पैसा ही नहीं है फॉर्म के पास, पूरा फॉर्म ही डिजॉल्व हो गया, इसके कारण क्या हो गया, टू डेफिशिएंसी अकाउंट हो गया सचिन लोन में, और यहाँ पे डेफिशिएंसी चीज यहाँ पे आ गया, और डेफिशिएंसी अकाउंट दोनों इक्वल हो गया, दैट मीन्स मेरा सम पूरा कंप्लीट है। क्लियर। ये वाला सम हुआ था इंसॉल्वेंसी ऑफ अ फर्म का, ये वाला सम हुआ था इंसॉल्वेंसी ऑफ फर्म का, ठीक है ना, एरपर आछे इंसॉल्वेंसी ऑफ फर्म, ठीक है। इसके बाद और एक सम करने वाले, तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, जल्दी से ये वाला चीज कर लो।